हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के मेन कंटेंट में जाने से पहले मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड अब जो एग्ज़ाम हो चुका है उससे रिलेटेड कुछ बातें करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात जो है वो ये कि एग्ज़ाम तो हो चुका है और पेपर कैसा गया है ये आप लोग ही जानते हैं, और पेपर का लेवल क्या था वो भी आप ही लोग जानते हैं। एनटीए के आंसर की का वेट आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि जो एग्ज़ाम देने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग नेट के आंसर की का जो वेट करते हैं, इस बीच आप लोग अपना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना पेपर पूरी सकारात्मकता के साथ और पूरी मेहनत के साथ इस पेपर को दिया होगा और आप सभी लोगों का जेआरएफ आ जाए। नेट जिनको नेट का वेट था वो नेट उनका क्लियर हो जाए, और जिनको जेआरएफ का इंतज़ार था उनका जेआरएफ क्लियर हो जाए। और जिस टॉपिक पे आज ये वीडियो बनने वाला है वो ये कि मैं जब कट ऑफ़ की बात करती हूँ कि कट ऑफ़ देख लिया कीजिए आप लोग कि किस तरह का कट ऑफ़ है, वो इसी चीज़ के लिए कहती हूँ क्योंकि जो ये टाइम है ना, ये आप पूरा जो टाइम है वो आप इसी कैलकुलेशन में मतलब वेस्ट करते हैं कि जेआरएफ होगा या नहीं, नेट होगा या नहीं, इतने क्वेश्चन किए हैं या नहीं। तो कट ऑफ जो देखा जाता है वो इसी टाइम को सेव करने के लिए आता है, ठीक है। अब आपके ऊपर प्रेशर एक अलग है। मैं जानती हूँ जिनका पेपर अच्छा गया होगा तो वो तो टेंशन फ्री होंगे ही, लेकिन जिनका पेपर अच्छा नहीं जाता है वो स्ट्रेस में आते हैं और इसी वजह से वो अपना पूरा टाइम जो है ये बिल्कुल ऐसा टाइम होता है कि आप सिर्फ सोचते रहते हैं, ठीक है। आप कुछ पॉजिटिव काम तो करते नहीं हैं इस बीच, ठीक है, क्योंकि सोचने में ही पूरा टाइम चला जाता है कि पेपर कैसा होगा। और हर दिन हम लोग वेबसाइट चेक करते रहते हैं कि आज आंसर की आएगी, कल आंसर की आएगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ही एक सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि जब भी इन फ्यूचर आप लोग अगर कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपेयर कर रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए, तो वो कट ऑफ ज़रूर देखें, ठीक है। कट ऑफ देखने से ये होता है कि आपको टेंशन नहीं होता है एग्ज़ाम का पेपर देने के बाद कि आपका रिज़ल्ट क्या आने वाला है, ठीक है, नेट होगा या नहीं, जेआरएफ होगा या नहीं, ठीक है। तो इससे आप टेंशन फ्री होते हैं। जब भी आप कट ऑफ देखिए हमेशा उससे 10+ करके आप अपना स्कोर करने का कोशिश करना है, ठीक है। मतलब उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है कि आपका उससे थोड़ा ज़्यादा ही। चलते हैं वीडियो के मेन कंटेंट में। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशल मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद जो है स्टूडेंट क्या करें, पहली बात। और दूसरी बात, अगर जेआरएफ हुआ तो उसके बाद स्टूडेंट क्या करें, और नेट हुआ तो उसके बाद स्टूडेंट क्या करें, और अगर दोनों ही नहीं हुआ तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें, ठीक है। तो हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, कोई एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है, कोई एक्सीलेंट होता है, तो ठीक है। तो उसके पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स का जिनका नेट और जेआरएफ दोनों ही नहीं होने वाला है, ठीक है। आपका पेपर कैसा गया है ये आपको एनटीए नहीं बताने वाला है, ये आपको खुद पता चल गया होगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में ही। आप लोग एनटीए के रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर कैसा गया है ये आपको पता है, ठीक है। मैं चाहती हूँ सबका पेपर अच्छा जाए, सबका नेट क्लियर हो जाए, सबका जेआरएफ क्लियर हो जाए, लेकिन आपके माइंड में एक चीज़ चलनी चाहिए, वो ये कि आपके पास समय कम है, किसी भी चीज़ के लिए समय कम है। आप जितना टाइम गवाएंगे उतना आपका लॉस होगा, ठीक है। तो ये जो टाइम है इसको एनटीए की वेबसाइट में रिज़ल्ट अनाउंस होगा, इसका वेट करने से बेहतर है आप कोई पॉजिटिव चीज़ें करते जाइए इसके बीच में, ठीक है। और इसके लिए यही सजेशन है कि अगर आपको पता है कि आपका इस बार कुछ भी नहीं होने वाला है तो आप अपनी तैयारी को दुगना कर दीजिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इस चीज़ का टेंशन ही ना रहे कि नेट निकलेगा या नहीं। आपका जेआरएफ हो, बस इस पॉजिटिविटी के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, ठीक है। तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। स्कोरिंग क्वेश्चन पे ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान देना है, कंटेंट को अच्छे से खुद से पढ़िए, ठीक है। किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले, किसी भी एजुकेटर को फॉलो करने से पहले आप पहले खुद कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी नॉलेज जो होती है वो इन्हेंस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप खुद पढ़िए, उसके बाद फिर किसी चीज़ को पढ़िएगा या किसी और का सजेशन लीजिएगा, तो वो दोनों मिलाकर थोड़ा जो आपका नॉलेज का एरिया है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यही सजेशन है कि आप लोग अभी से ही मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, वेट मत कीजिए रिजल्ट का। रिजल्ट आएगा तो अच्छी बात है ना कि आप ये सोच कर चल रहे हैं कि आपका नहीं होगा, और अगर हो गया तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो सिलेबस लंबा है इस वजह से मैं कह रही हूँ, और जिस स्टेज पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ये भी आप ही लोगों को पता होगा कि आप किस स्टेज पर दे रहे हैं, और जो उस टाइम का सिचुएशन होता है वो आप लोग बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा जो
जो जिनका नेट हो चुका है, ठीक है, ऐसा स्टूडेंट क्या करें। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप दोनों तरह के फॉर्म अप्लाई कीजिए, एक तो पीएचडी के लिए और दूसरा गेस्ट फैकल्टी के लिए, ठीक है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो गेस्ट फैकल्टी के लिए आप अप्लाई कीजिए, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो आप पीएचडी के लिए मूव ऑन कीजिए, ठीक है। और डिफरेंट यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज आती रहती हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि पीएचडी नोटिफिकेशन की वैकेंसी को भी आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन की जो भी वीडियो आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इससे ये होता है कि इससे ये पता चल जाएगा कि हिंदी में कितनी कितनी सीटें आती हैं, क्योंकि हिंदी की सीट जो होती है बहुत कम आती हैं बहुत सारे स्टेट में। तो इसीलिए इसके लिए मैं अगर होगा तो कम्युनिटी सेक्शन में या फिर इससे रिलेटेड वीडियो ही अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो नेट वाले स्टूडेंट यही करेंगे कि आप लोग गेस्ट फैकल्टी या फिर एडहॉक पैनल के लिए अप्लाई करेंगे। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो, नहीं तो आप अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कीजिए और पीएचडी के लिए जाइए, क्योंकि नेट जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उन्हें भी यूनिवर्सिटी की तरफ से फेलोशिप मिलती है, उसे रिसर्च फेलोशिप कहते हैं, आरएफ कहते हैं। तो उसके लिए आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट वहाँ पे हो जाता है आप लोग को थोड़ा बहुत, और पीएचडी के ड्यूरिंग में भी आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर नेट हो चुका है तो मिनिमम एलिजिबिलिटी है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अब से इम्प्लीमेंट होने वाला है वो चीज़, जिनका नेट हो चुका है या होने वाला है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट पीएचडी के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। और गेस्ट फैकल्टी के लिए मैं सजेशन तो नहीं करती हूँ कि गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कीजिए आप लोग, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि आप फिक्स नहीं कर सकते कि आपकी जॉब लग चुकी है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है वो यूनिवर्सिटी आपको विद इन अ ईयर आपको वहाँ से निकाल सकती है, ठीक है। तो उसमें सिक्योरिटी नहीं है उस जॉब में, तो इस वजह से कह रही हूँ कि अगर आप चाहें तो कर सकते हैं अप्लाई। और चूँकि वहाँ पे अब भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी है, अब वहाँ पे पीएचडी क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है वो लोग आते हैं, तो इस वजह से सिलेक्शन का चांस थोड़ा कम हो जाता है। और अगर आपके यूनिवर्सिटी में ही वैकेंसी निकल रही है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं पीजी प्लस नेट के थ्रू, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया, आप लेक्चरशिप के लिए जा सकते हैं, और दूसरा कि आप पीएचडी के लिए जाइए, ठीक है। तो पीएचडी के ड्यूरिंग में भी आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। होगा यहाँ पे बस इतना ही कि आपका जो जेआरएफ है वो स्टार्ट आपके तभी होगा जब आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, ठीक है। पीएचडी के एडमिशन से नहीं स्टार्ट होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। जो पीजी प्लस नेट से जो मैं कह रही हूँ अप्लाई करने के लिए फैकल्टी एज अ फैकल्टी के लिए, तो उसमें ये है कि आप कॉलेज लेवल पे ही अप्लाई कर सकते हैं पीजी प्लस नेट पे, ठीक है। अगर आपकी पीएचडी हो जाएगी तब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जो वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पीजी प्लस नेट पे आप कॉलेज लेवल पे ही कर सकते हैं, और वो कॉलेजेस आपको खुद ही पता करना होगा, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी इसकी ज़्यादा पता नहीं चल पाती है, ठीक है। तो वो क्योंकि कॉलेज लेवल पे है तो वैकेंसी कब निकलती है, कब ये इसकी डेट ओवर हो जाती है, ये भी नहीं पता चलता है। तो आप जिस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ आपको इस चीज़ के विषय में खुद ही पता करना होगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी लेवल पे निकलती है तो वो सब लोगों को पता होता है, इस वजह से वो थोड़ा आपको नोन में आ जाता है और लास्ट डेट उसकी पता चल जाती है, और जब आता है तब भी पता चल जाता है। तो इस वजह से कॉलेज लेवल का आपको पता करना होगा। और दूसरी बात ये कि आप जो मैंने बताया कि पीएचडी के ड्यूरिंग में भी आप नेट और जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो होगा वो स्टार्ट होगा वो जब आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तब से आपका फेलोशिप स्टार्ट होगा, ठीक है। आपके पीएचडी एडमिशन से नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया स्टूडेंट्स जिनका नेट क्वालिफाइड हो गया, ठीक है। अब जिनका जेआरएफ क्वालिफाइड हो गया है, ठीक है, या फिर जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, जिनको ये पूरी तरीके से विश्वास है, ऐसे स्टूडेंट सच में बहुत कम होते हैं, लेकिन हाँ ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें इतना पता है कि नेट आसानी से हो जाएगा। जिनके मन में ये फीलिंग है ना, तो उनका जेआरएफ पक्का है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में दिया था और जब मैं बाहर निकली थी तो मैंने अपने पेरेंट्स से सिर्फ इतना ही कहा कि मेरा नेट है वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और मैं बहुत पॉजिटिव थी कि हाँ नेट तो आराम से हो जाना है, और मुझे तब जो है वो जेआरएफ के बारे में इतना नहीं था कि हाँ कि क्रेज़ की जेआरएफ होना है तभी अच्छा होगा, और मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मुझे इतना क्रेज़ नहीं था तब इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब तो ये चीज़ हो गई है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए जेआरएफ ज़रूरी है, ठीक है। आप फाइनेंशियल आपके घर में प्रॉब्लम ना भी हो तो भी आपके लिए अपने लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के एज में। तो क्योंकि अभी मतलब पीएचडी क्योंकि अभी बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो आप फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, इस वजह से जेआरएफ निकालना ज़रूरी है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट का जेआरएफ हो चुका है या फिर जेआरएफ होने वाला है, ऐसे स्टूडेंट्स आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट ज़रूर तैयार रखें, ठीक है, कि आपको किस किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। और देखा जाए तो जो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं वो
जितनी भी वैकेंसी निकलती है पीएचडी की, सभी में अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये प्रोसीजर होता है कि पहले ये मतलब फॉर्म फिल होता है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर कहीं कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है तो जैसे इग्नू एक्सेप्शन केस है कि यहाँ पे जेआरएफ वालों का भी एग्ज़ाम दिया जाता है, वर्धा शायद है ऐसा, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ पे जेआरएफ वालों का भी एग्ज़ाम होता है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को भी प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। आप भले ही जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, लेकिन एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को भी पढ़ना होगा, ठीक है, उनके प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग पहले एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको किन किन यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। जैसे डीयू, जेएनयू, बीएचयू, तो ये तो टॉप मोस्ट है ही आप लोगों की लिस्ट में, लेकिन बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ की भी लिस्ट देख लीजिए और वहाँ पे सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है वो सब आप अभी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और ये उन स्टूडेंट के लिए भी है जो नेट क्वालिफाइड है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आप लोग भी कीजिए और कैसे कैसे मतलब कहाँ कहाँ का किस हिसाब से, किस मंथ में, किस ईयर में निकल रहा है, इस हिसाब से आप उसकी जो डेट है वो मेंशन करते जाइए, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। और अभी इग्नू की जो पीएचडी की नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आने वाली है। इस बार सीट भी बहुत अच्छी है, तो पूरी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अभी जेएनयू के लिए तो आई थी, और शायद एंट्रेंस वालों की अभी फॉर्म फिलिंग की डेट आनी बाकी है, तो उस चीज़ के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। क्योंकि नेट जेआरएफ के एंट्रेंस की जो तैयारी होती है, नेट जेआरएफ की जो तैयारी होती है और पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी होती है, उसमें थोड़ी डिफरेंसेस इसी सेंस में है कि आपको यहाँ पे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा रेंज में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे 30 मार्क्स जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी है और 70 मार्क्स जो है वो आपके पेपर से रिलेटेड है। और पेपर से भी रिलेटेड ऐसे है कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो अलग सिलेबस प्रिस्क्राइब कर देती है और कुछ लोग मास्टर्स के बेसिस पे लेते हैं। तो मास्टर्स का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो जेएनयू का, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही उनका सिलेबस है, तो उसे भी पढ़ना पड़ता है अगर आप पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो, ठीक है। क्योंकि आप यूँ ही जैसे मान लीजिए जैसे इग्नू का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो जूठन उपन्यास इसमें इग्नू के एंट्रेंस के लिए लगा हुआ है। तो मैं कभी जूठन उपन्यास पढ़ने की इच्छा नहीं रखती, ठीक है। लेकिन चूँकि इसमें जो एंट्रेंस में था वो सिलेबस में वो था मेंशन, तो इस वजह से मैंने जूठन उपन्यास पढ़ा। और सच कहूँ तो इसी तरीके से ही रचनाएं पढ़ी जाती हैं। अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा तो आप शायद ही रचनाओं को छुएंगे, ठीक है। तो जैसे नेट के जो पाठ्यक्रम में संकलित रचनाएँ हैं, अगर वो रचनाएँ अगर यूँ ही ऐसे होते कि हाँ आप लोगों को बस सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिटेल लेना है, अगर आप मतलब अगर पढ़ना चाहें तो आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य बस यही है कि अगर पढ़ने की इच्छा होगी तो आप उस चीज़ के मेन टेक्स्ट में जाएंगे, अदरवाइज़ आप ओवरव्यू लेकर के भी एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एंट्रेंस के लिए आप लोगों को भी तैयारी करनी है, नेट जेआरएफ दोनों स्टूडेंट के लिए है, और उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, प्रोसीजर क्या है, एंट्रेंस के थ्रू गुजरना है, तो आपको उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो आप अभी से ही अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय इन सब चीज़ों में लग जाइए। जिनका नेट हो चुका है वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि आपको भी जेआरएफ के लिए भी प्रिपरेशन करनी है और आपको पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी प्रिपरेशन करना है, ठीक है। बहुत सारे जगह जो ऐसा है, जैसे जेएनयू में जेआरएफ का एग्जाम्प्टेड अलग है, मतलब जेआरएफ को एग्जाम करते हैं, नेट को एंट्रेंस के थ्रू ही जाना पड़ता है, तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर आप चाहें। और नेट स्टूडेंट वाले कभी भी इस चीज़ को सोचिए मत कि अगर जेआरएफ नहीं हुआ है तो आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी सोच कर मत चलिए, ठीक है। क्योंकि मेरा जेआरएफ क्वालिफाइड था और फिर भी मेरा जेएनयू में नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सोचकर बिल्कुल नहीं इस चीज़ को लीजिएगा कि आपका जेआरएफ होगा तभी आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। बिना जेआरएफ वालों का भी पीएचडी में एडमिशन होता है, और ठीक है, उनके पास नॉलेज होती है, ठीक है। तो आप अपनी नॉलेज अच्छी रखिए, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। तो एंट्रेंस के थ्रू जाना है, एंट्रेंस के थ्रू जा सकते हैं, एग्जाम्प्टेड के थ्रू जाना है, एग्जाम्प्टेड के थ्रू जा सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। जो नेट जेआरएफ का जो दूसरा साइकिल है वो शायद दिसंबर या जनवरी के अप्रॉक्स में वो फॉर्म शायद आ जाए, और उसका एग्ज़ाम कब होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जून और दिसंबर के साइकिल में ही ये जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, तो इसी को लेकर चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जून में ही, नेक्स्ट जून में होने वाला है। तो उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, ठीक है। अभी से मेन टेक्स्ट अगर पढ़ना चाहते हैं तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और सजेशन यही है कि आप मेन टेक्स्ट पढ़िए, क्योंकि इसके बाद शायद ही आप किसी उपन्यास को टच करेंगे जो नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से अगर अभी से पढ़ लेंगे तो आगे के लिए
जो होगी वो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया है कि नेक्स्ट जो मूल किताबें हैं वो पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, आप इस टाइम को वेस्ट करने की बजाय इसको यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छी चीज़ों में, अच्छे कामों में इस समय को लगाइए। ठीक है, और ऑल द बेस्ट आप लोगों के रिज़ल्ट के लिए। आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छा जाए, सजेशन यही है कि आप लोग इस टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए। ठीक है, ज़्यादा सोचिए नहीं इस चीज़ पर, जो हो चुका है उसके ऊपर ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, आगे आपको रिज़ल्ट के निकलने के बाद पता चल ही जाएगा कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तो ठीक है, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए और पॉजिटिव चीज़ों में अपना टाइम लगाइए अभी से ही। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।